हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे, जो आपका यूनिट 1 से होगा, यानी कि शिक्षण अभिरुचि से संबंधित लेक्चर नंबर 7 है। और अब तक आपने जो भी क्लियर किया उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लें। यदि आप वीडियो नहीं देखे हों तो कृपया इसको देखते चलिएगा। और एक बात और महत्वपूर्ण है जो आपको बताते चल रहे हैं, जैसे जो नोट्स का देने का तरीका है, तो मैं ये सोच रहा कि जब जैसे मान लीजिए आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद लास्ट में टोटल का एक साथ अगर यदि आपको प्रोवाइड कराया जाएगा पूरा नोट्स, तो फ़ायदा ये आपको होगा कि मान लीजिए एक बार आपने वीडियो देख लिया, 2 बार वीडियो देख लिया, राइट। उसके बाद जो भूलने की प्रवृत्ति होती है आपकी कि एक दिन आपने जो टॉपिक पढ़ा ये लगभग आपको 2 से 3 दिन याद रहते हैं, उसके बाद जो है ये भूल जाते हैं। तो नोट्स जब आपको 3 से 4 दिन बाद यदि नोट्स आपको मिल जाएगी तो फिर आप जब नोट्स से एक बार पढ़ेंगे तो जो चीज़ें नहीं नोट्स में समझ में आती आप फिर वीडियो पे चले जाइएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका ये फिर रिवीजन हो जाएगा, नोट्स से भी रिवीजन हो जाएगा, यानी कि आपको ये चीज़ें फिर अस्थायी तरीके से ये आपका कंसल्ट हो जाएंगी, यानी कंठस्थ हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो हालांकि कुछ लोगों की ये क्वेरी रही थी, तो जैसा कि ये उचित हमको लग रहा है कि आप लोग अभी वीडियो देखते चलिएगा, फिर इस पे जब प्रैक्टिस हम आपको पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ देने के बाद फिर प्रैक्टिस कराएंगे, तो प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ से हम बताते चलेंगे कि ये आपका इस टॉपिक में इस पे है, तो उसी हिसाब से आप वीडियो को भी वॉच करते चलिएगा, राइट। क्योंकि वीडियो देखने से आपको आज कुछ न कुछ याद हो जाएगा, एक आध बार और देखेंगे आप, कम से कम 2 बार, तो याद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 3-4 दिन बाद जब पीडीएफ दिया जाएगा तो आप पीडीएफ से कर लीजिएगा। तो इससे आपका ये यहाँ तक हम लोगों ने देखिए क्लियर किया था, कल तक हो गया था पूरा मोक्ष स्वयं प्रभा, और इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। इस पे हम अलग से क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, प्रैक्टिस के लिए भी और प्रीवियस वाले भी जो पूछे गए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षक सहायक प्रणाली, यानी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इसमें 3 टाइप के हैं, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी। तो जो परंपरागत यानी ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड। आईसीटी का फुल फॉर्म देख लीजिए, पूछा गया कई बार। आईसीटी यानी कि आई से हो गया इन्फॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन और टी से टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसका हिंदी हो गया, यानी पूरा फुल फॉर्म के साथ। तो परंपरागत जो शिक्षा सहायक प्रणालियाँ हैं या शिक्षण सहायक प्रणालियाँ हैं उसकी बात करें तो ये चीज़ें आपको पता है नॉर्मली, जो गुरुकुल की शिक्षाएं हो गई, जो प्राचीन काल के समय में से चली आ रही शिक्षा प्रणालियाँ हैं, ये सभी आपका इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। जैसे आपका व्याख्यान विधि वगैरह हो गई, तो ये सभी आपका परंपरागत शिक्षा प्रणालियों में है। ओके, जैसे मान लीजिए कि आप लोअर क्लासेस में जब रहे थे, यानी 6th क्लास, 5th क्लास, जो लोग प्राइमरी स्कूलों में पढ़े हैं, या फिर जो आपके ये नर्सरी स्कूल या फिर आपके जो इंग्लिश मीडियम्स के हैं, वहाँ पे भी उतनी अच्छा जो सुविधाएं तो उस समय नहीं रही होंगी, फिर भी जहाँ रही होंगी वहाँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे हम लोगों ने जहाँ पे स्टडी किया था तो वहाँ पे पूरा परंपरागत ढंग की ही स्टार्ट थी। परंपरागत ढंग में जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, चाक डस्टर, इसको यूज किया जाता था, और उस पे जो है राइट करके लिख दिया जाता था, बच्चे उसी को देख के नोट बनाते थे, और उस पे जो है उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता था। तो इस तरह से पूरा ये प्रणाली होती थी, और इससे ये भी फ़ायदा होता था कि हम लोग प्रॉपर जो है उस पर फोकस भी कर पाते थे। और साथ ही साथ कुछ कमियां भी तो रहती हैं, जो आपका ये ट्रेडिशनल प्रणाली है, परंपरागत प्रणाली है, यदि अन्य देशों की तुलना करें तो हम लोग बहुत पीछे हैं। आज जो कोविड-19 की वजह से हम लोग सभी डायरेक्ट जो है हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पे जांच करवा रहे हैं, जबकि अमेरिका वगैरह में अभी इस समय जो है, जैसे मान लीजिए किसी कोई हेल्थ की समस्या है तो वो क्या करेगा कि डॉक्टर को वीडियो कॉल करेगा, उसके थ्रू जो है उससे कंसल्ट करेगा, और वो जो जो दवाएं बताएगा या जो जो सावधानियां बताएगा पास की दुकान से ले सकता है, या वहाँ पे जो है वो आपका प्रॉपर तरीके से डिलीवरी भी
जो ईज़िली अवेलेबल है तो वहाँ पे हो रहा है। क्योंकि विकसित देश वगैरह हैं फिर भी वहाँ पे कोविड-19 की जो डेथ रेट है बहुत ज़्यादा है। लगभग वहाँ पे 76,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और अपने यहाँ तो हालांकि अभी स्तर काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया गया है। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे कि परंपरागत शिक्षा प्रणाली के बारे में या सहायक शिक्षा प्रणालियों के बारे में, तो आइए उस पर देख लेते हैं। साथ ही साथ आधुनिक और आईसीटी की बात कर दें तो आधुनिक और आईसीटी में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो आप चीज़ें यूज कर रहे हैं तो वो भी आपका आधुनिक ही है। जैसे आईसीटी का शिक्षा में प्रयोग भी आधुनिक काल का ही तो है। यहाँ पे यदि आप आधुनिक और आईसीटी में अंतर करेंगे तो आईसीटी एक काल थोड़ी आ जाएगा, लेकिन जो आईसीटी का प्रयोग जैसे मान लीजिए स्मार्ट बोर्ड लगा रहे हैं, प्रोजेक्टर लगा रहे हैं, या फिर आपका हम लोग ई लर्निंग कर रहे हैं, जैसे आप इस समय यूट्यूब के जरिए जो है हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो ये सभी क्या है, आधुनिक दौर ही तो चल रहा है। आधुनिक दौर में आईसीटी का प्रयोग। तो यहाँ पे लेकिन बात कर रहे हैं दो चीज़ें, तो ये दो चीज़ें नहीं बल्कि एक चीज़ें हैं, थोड़ा सा अंतर है, उसको आगे हम लोग देखते हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए आधुनिक का 1947 के बाद से ही चालू हो गया था। हालांकि जो आईसीटी है एलसीडी बेस्ड जो सिस्टम चालू है बाद में हुआ है, जल्दी अभी। ठीक, आईसीटी में हम लोगों ने इन तीनों को भी डिस्कस कर लेंगे आगे। चलिए ट्रेडिशनल प्रणाली की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा प्राचीन काल से ही, प्रारंभिक शिक्षा में यहाँ पे कर लीजिएगा में, प्रारंभिक शिक्षा में प्राचीन काल से अब तक किसी न किसी रूप में यह विद्यमान है। जो प्रारंभिक शिक्षा में प्राचीन काल से जो चीज़ें यूज किया जाता था, जो टीचिंग सहायक सामग्रियाँ प्रयोग की जाती थी, वो सभी आज भी कहीं न कहीं यूज में लाई जा रही हैं। न केवल यहाँ पे आप देख लीजिए बल्कि उत्तराखंड वगैरह में चले जाएंगे, हिमाचल उत्तराखंड में, हरिद्वार वगैरह में, तो ये अभी गुरुकुल सिस्टम वहाँ पे भी चल रहा है। जैसे जो आपका वेद यूनिवर्सिटी है, संस्कृत वेद यूनिवर्सिटी, ये आपका हरिद्वार में है, शांति कुंज हरिद्वार का ही है। तो वहाँ पे है, तो वहाँ पे जो आपका इस तरह से ही प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि जो पूरा आपका ट्रेडिशनल बेस्ड सिस्टम वहाँ पे अभी भी चल रहा है। इसे चाक एंड टॉक, यानी कि चाक और टाक, अर्थात कि जो ब्लैक बोर्ड है उस पर चाक के द्वारा लिख दिया जाता है और उसके बारे में ही वहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। ये देखिए आपका कई बार पूछा गया कि चाक एंड टॉक ये कौन सी प्रणालियों के अंतर्गत आता है, तो ट्रेडिशनल सिस्टम में आएगा। और ये बैक टू बेसिक्स है, यानी कि जो बेसिक पे आधारित है, ये उसकी बात कर रहा है, बैक टू बेसिक्स पे आधारित है। इसे प्रथागत शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है, यानी जो प्रथाओं में चली आ रही शिक्षा उसके रूप में जाना जाता है। इसका तात्पर्य उन स्कूलों में लंबे समय से स्थापित रीति रिवाजों से जिनका समाज पारंपरिक रूप में उपयोग करता है। जैसे जब आप मान लीजिए 6th क्लास में रहेंगे, 5th क्लास या 7th क्लास में, तो जिस कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे होंगे या इंटर कॉलेज वगैरह में आज भी ये प्रणालियाँ विद्यमान हैं, तो वहाँ पे आप जाएंगे, सरकारी जो स्कूल है ज़्यादातर, तो वहाँ पे यही प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। और एक जो वहाँ पे सिस्टम बन गया है वही सिस्टम वहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक, शिक्षण का सबसे पुराना तरीका आपका ट्रेडिशनल ही है, और यह स्मरण तकनीक हुई यानी मेमोरी टेक्निक्स पे डिपेंडेंट होता है, उसी पे आधारित होता है। अगला है, यह प्रणाली शिक्षक वर्ग को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। जो आपका ट्रेडिशनल सिस्टम है, यह शिक्षक वर्ग को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करके सिखाता है और अवधारणाओं को समझाता है। शिक्षक जो है ये ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करके सिखाता है और अवधारणा जो भी कॉन्सेप्ट है वो उसको डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ें लिखा हूँ उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो यही चीज़ें वहाँ पे होती थी। वहाँ पे क्या होता था कि आपका चाक और डस्टर का यूज होता था, यहाँ पे हम लोग स्मार्ट तरीके से देख रहे हैं। ठीक, तो यह प्रणाली शिक्षक वर्ग को नियंत्रित करने के लिए भी जिम्मेदार होती है। साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड का प्रयोग सिखाता है बच्चों को और अवधारणाओं को समझाता है, कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करता है और छात्र इससे कॉपी भी करते हैं और जो टीचर है उनको बोलता है कि आप इसको नोट डाउन कर लो।
इससे यह भी सुनिश्चित हो पाता है कि छात्र ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जैसे यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ नोट डाउन करना है, अब आप अपने यहाँ नोट डाउन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसका तो ध्यान हम नहीं दे पा रहे हैं ना। लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे हम लोग प्रॉपर जो है जब पढ़ते थे तो टीचर्स की निगाह हम लोगों पे होती थी, वो हमारी कापियों को चेक कर सकता था नज़दीक आके। अब यहाँ पे हम आपकी कापी को कैसे चेक कर सकते हैं? एक ही माध्यम है कि आपसे ये बोला जाए कि आप जो है ग्रुप में जो भी नोट्स बना रहे हैं, जो भी राइटिंग या जो भी लिख रहे हैं उसको आप हमको उसका इमेज भेजिए, तो ये तरीका हो सकता है। लेकिन इससे भी तो नहीं पता चलता ना कि आप कितने ध्यान से इसको नोट डाउन कर रहे हैं, या तो आप प्रॉपर तरीके से केवल लिखना ही आपका टारगेट हो गया, कोई और लिख दे रहा हो। ठीक, तो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं जो इस सिस्टम की खराबियां हैं, जो ट्रेडिशनल सिस्टम की खूबियां हैं। यानी कि छात्र विशेष ध्यान दे रहे हैं या नहीं इसका पता भी लगाना, ये इसके एडवांटेजेस हैं ट्रेडिशनल सिस्टम के। शिक्षक जिम्मेदारी व कठिन मेहनत के साथ इसमें पढ़ाता है, क्योंकि इसी से स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जब वो बहुत तेज़ से या जब पढ़ाता है टीचर तो खूब तेज़ बोलता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो बच्चे वहाँ पे हैं एक मेहनत तरीके से पढ़ाता है, मेहनत करके, तो इससे वो खुद ही वहाँ पे प्रदर्शित हो जाता है कि कौन सा बच्चा ध्यान दे रहा है, कौन सा बच्चा नहीं ध्यान दे रहा है। ठीक, अगला है कि हर महत्वपूर्ण बात जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है और छात्र उसे नोट्स बना लेते हैं। और साथ ही साथ छात्र क्या करते हैं कि बाद में जब लेक्चर हो जाता है उस पर तो कुछ चीज़ों को भी वो नोट करते रहते हैं और अपने नोट्स में संशोधन करते हैं या उसको अपडेट करते हैं। जैसे आप भी देखते हैं कि किसी भी टॉपिक पे मान लीजिए ये पूरा डायग्राम बना दिया गया, अब आप भी बना लिए हैं डायग्राम, तो फिर उसके बाद जब लेक्चर चालू होता है तो आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलते हैं क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जब पॉइंट टू पॉइंट आप नोट्स करते हैं तो यही आपका नोट्स में संशोधन हो गया लेक्चर के अकॉर्डिंग। इसके गुण की बात करें तो इसमें शिक्षक और छात्र दोनों की सहभागिता समान रूप से होती है, क्योंकि शिक्षक सामने होता है और छात्र भी होता है। तो शिक्षक क्या करता है कि खड़ा करा के पूछ लेता है कि भाई ये बताओ इसका मतलब क्या होगा, तो वहाँ पे स्टूडेंट खड़ा होकर बोलता है कि हाँ सर इसका ये मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा। ठीक, लेकिन ये आपका जो मॉडर्न या ICT बेस्ड वाले में ऐसा नहीं हो पाता है। वहाँ पे केवल वो टाइपिंग के मेथड से पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं सुनिश्चित हो पाता है कि हो सकता है कि उसके चारों तरफ कोई और बैठा हो, अन्य लोग भी हों जो उसके प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं और वो टाइप करके बता रहा हो। हाँ, एक पॉसिबल है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो उसके ज़रिए जब स्टडी की जाए तब वहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन वहाँ ये भी नहीं निश्चित किया जा सकता ना कि हो सकता है कि आपने उस टॉपिक को बोर्ड पे लिख रखा हो और आप वहाँ से देख के बोल सकते हो। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो टीचर है और स्टूडेंट है उनकी सहभागिता बहुत अच्छा बनता है और एक दूसरे को जान पाते हैं, जबकि इस तरह से कोई किसी को विशेष तरीके से नहीं जान पाता है। जैसे मान लीजिए कि न आप हमारे बारे में उतना जान पाते हैं, न हम आपके बारे में उतना जान पाते हैं, जो ये मेथड है, लेकिन उसमें सब क्रिएटिविटी जो भी आपकी क्रियाएं हैं सब जो है टीचर उससे वाकिफ़ होता है। कक्षा में बैठने की क्या गतिविधि आपकी या लोगों से बातचीत करने की, तो सभी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। उससे ट्रेडिशनल से क्या होता है कि काफ़ी व्यवहारिकता आपके अंदर आती है, यानी कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपके अंदर से एक सुधारात्मक रवैया शुरू होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है कि जब आपके व्यवहार में जो है परिवर्तन लाता है आपका ट्रेडिशन मेथड, क्योंकि जब आप कहीं घर बैठ के या इस तरह से किसी टॉपिक पे आप बात करते हैं तो पहली बात तो टॉपिक तो आप कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन आपका जो व्यवहारिक नॉलेज है वो नहीं बढ़ पाता। अपने दोस्तों से किस तरह का व्यवहार होना चाहिए ये सभी टीचर्स वहाँ पे आपको देख के बताएंगे। मान लीजिए आप कोई गतिविधि कर रहे हैं जो गलत है तो टीचर आपको टोक देगा वहाँ पे, आपको बताएगा, आपका ऑब्जेक्ट करेगा कि यार ये नहीं, ये कई आपके दोस्त भी आपके ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, जबकि मॉडर्न या ICT बेस्ड में ऐसा नहीं होता है। अगला है अवगुण की बात करें तो इसमें ये होता है कि समूह और सहयोग से सीखने का इसमें अभाव रहता है। इसमें जो टीचर बोलता है स्टूडेंट वही करते हैं,
या इसमें इस तरह से ग्रुप वाइज डिवाइड होकर यहाँ पे आपका डिस्कशन या इस तरह से कुछ नहीं पॉसिबल होता है ट्रेडिशन में। अवधारणाओं को समझने के बजाय परीक्षाओं और परिणामों पर अधिक जोर देना। तो यहाँ पे एक और समस्या ये आ जाती है ट्रेडिशन की कि ये बोलता है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट से उतना यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके जो रिजल्ट्स होते हैं, आपको टॉप कराने के लिए ही यहाँ पे प्रयास किया जाता है, उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब इसके कुछ उपकरण हैं, उसको भी देख लेते हैं क्या क्या उपकरण हैं। इसको आप आसानी से जानते हैं और ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ब्लैक बोर्ड, पाठ्य पुस्तकें, चार्ट, पोस्टर मैप्स, एटलस, ग्लोब, फ्लैश बोर्ड, फ्लैश कार्ड, विज्ञान लैब उपकरण, विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया, वैदिक उपकरण, गणित, पहेली किताबें, सामान्य ज्ञान की किताबें, ये सभी आपका इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में हम लोगों के पास उतनी किताबें वगैरह तो होती नहीं थी, तो जो आपका ये मेथड था कि बोर्ड पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको नोट कर दिया जाता था, जैसे यहाँ पे, तो उससे क्या होता था कि, और आज भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों के पास उतनी किताबें या उतने सोर्स, और आज भी अपना जो भारत है वो बहुत ही, वहाँ पे गरीबों की संख्या काफ़ी ज़्यादा भी है, और जो कोविड-19 की वजह से आप देख भी सकते हैं कि अन्य प्रदेशों से कितने लोगों का पलायन हो रहा है। अभी हाल ही में एक बहुत ही दर्दनाक न्यूज़ आई कि कुछ जो श्रमिक थे वो रेल की पटरियों पे सो रहे थे और ट्रेन आने से जो उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से समस्याएं बहुत सारी देखने को मिलती हैं। तो ट्रेडिशन यानी जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली रही, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें थी। लोगों को पेट भरने पे ज़्यादा फोकस था, क्योंकि वहाँ पे रोटी कपड़ा मकान के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष हो रहा था। और ये जो प्राचीन काल के गुरुकुल की शिक्षाओं की बात करें, तो वहाँ पे आप देख सकते थे कि, या आपके अपने जो पूर्वज होंगे जब उनसे बात करेंगे कि उनके ज़माने में पढ़ाई का क्या बातें थी या क्या स्तर था, तो खुद ही आपसे बताएंगे कि वो खाने या पहनने के लिए या किताबों के लिए उनके पास समस्याएं होती थी। तो ये सभी आपका परंपरागत शिक्षा प्रणाली में समस्याएं रही थी। तो इसीलिए जो चीज़ें मान लीजिए बोर्ड पे था, वहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया जाता ताकि जो लड़का रहे वो नोट डाउन कर सके। और उस समय जैसे परंपरागत में आप जाएंगे, प्राचीन काल में आपके पास जो चाक भी नहीं होते थे, और साथ ही साथ मान लीजिए चाक यदि हो जाते थे तो आपके पास पेन नहीं होती थी। और यहाँ पे जैसे आप लोग में जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो कई लोगों ने, आप जब प्राइमरी लेवल पे पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने जो एक लकड़ी का पेन आता है उसका भी यूज आप लोगों ने किया होगा। और एक आपका जो खड़िया होती है मिट्टी यानी चाक होता है, उसका घोल हम लोग बनाते थे। ठीक, घोल में जो है इसको शीशी या बोतल में पैक करके रखते थे, और इसके द्वारा जो है वहाँ पे जो एक आपकी लकड़ी की पटरी होती थी उस पर हम लोग कालिख लगा के जो है काला करके रखते थे, और इसी जो आपका खड़िया मिट्टी था इसी के घोल से उस पर लिखा जाता था। तो ये सभी परंपरागत शिक्षा प्रणालियों के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके परीक्षाओं में यहाँ पे आपका प्रणालियों से संबंधित गुण अवगुण पूछा जाता है और उपकरण ज़्यादातर पूछा जाता है। साथ ही साथ व्याख्यान जो विधियाँ हैं कौन सी हैं ट्रेडिशन में, व्याख्यान विधि, कहानी विधि, पाठशाला विधि, प्रश्नोत्तर विधि है, वाद विवाद करा लिया जाता है, व्याकरण विधि, ये सभी विधियाँ आपके ट्रेडिशन के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक, अगला है आईसीटी आधारित। तो जो आपका आईसीटी और आधुनिक की बात करें तो आधुनिक विधि में कुछ पारंपरिक विधियों में जो सुधार लाया गया उसी को इसमें शामिल किया जाता है। सुधारों की बात करें तो क्या सुधार लाए गए, एक तो आपका प्रोजेक्ट मेथड स्टार्ट किया गया, और ये आपने देखा होगा जब हम लोग टीचिंग मेथड में देख रहे थे, ठीक, या जो शिक्षक केंद्रित विधियों में हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने बात किया था शिक्षक और विद्यार्थी केंद्रित में प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की बात किया गया था, खेल विधि भी हमने देखा था। ठीक, ये सभी आपकी आधुनिक विधियों में आ जाती हैं। साथ ही साथ जो शिक्षण सामग्रियाँ हैं या टीचिंग एड्स हैं उसका सही ढंग से उपयोग भी आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। आधुनिक शिक्षा में जो प्रमुख योगदान दिया है यूजीसी ने और एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने,
विभिन्न प्रकार के रूल्स रेगुलेशन ला के शिक्षा को आधुनिक दौर में लाया है 1957 के बाद से ही, ठीक, जब से यूजीसी का गठन हुआ। ठीक, अब देखिए कि दोनों विधियों में कोई विशेष अंतर आपको नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखा गया, हम लोगों ने भी ट्राई किया, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है। आप खुद ही, आपको यदि बोल दिया जाए कि आप आधुनिक शिक्षा विधि के बारे में कुछ लिखिए या शिक्षा में आधुनिक विधियों का प्रयोग के बारे में कुछ लिखिए, तो जाहिर सी बात है आप जो यूज करेंगे वो भी आप प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, स्पीकर, स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास, इन सभी का जिक्र आप ज़रूर करेंगे। तो इसलिए कि यहाँ पे आईसीटी और आधुनिक को अलग नहीं किया जा सकता। तो दोनों विधियों में आप देखेंगे कि क्लासरूम में आईसीटी प्रोजेक्टर या आपका इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड लगाए जाते हैं। ठीक, तो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, एलसीडी या प्रोजेक्टर से फ़ायदा ये होता है कि सीखने में आसानी होती है, क्योंकि चलचित्र जब आपके सामने चलते रखते हैं और उसमें वॉइस भी रहती है तो आपका दिमाग और ज़्यादा काम करने लगता है वहाँ पे। शैक्षिक संस्थानों में उच्च तकनीकी उपकरणों का पूर्ण उपयोग शामिल होता है। इसमें आईसीटी बेस्ड में आईसीटी शिक्षा में सूचना का वितरण एवं संवर्धन, साथ ही साथ समर्थन और अनुकूलन के लिए भी यहाँ पे आईसीटी का प्रयोग किया जाता है कि शिक्षा में जो इन्फॉर्मेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो बहुत तेज़ से, और उसमें जो समर्थन हो, अनुकूलन हो, आदि क्रियाएँ जो है इसमें शामिल होती हैं। अगला है कि आईसीटी आधारित शिक्षण विधि में यानी एम लर्निंग मोबाइल जैसे हो गई, यानी मोबाइल लर्निंग हो गई, एम लर्निंग मोबाइल लर्निंग, जैसे आप इस समय वीडियोज़ देख रहे हैं। ई लर्निंग यानी ये भी आपका यही वीडियोज़ के माध्यम से जो आप सीख रहे हैं, इसी को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग बोला जाएगा। इसकी जो बढ़ती प्रवृत्तियाँ हैं ये सभी आईसीटी शिक्षण के अंतर्गत आएंगी। ठीक, क्योंकि ये क्या करते हैं कि कक्षा की जो भौतिक बाधा है उसको दूर करती हैं। भौतिक बाधा से तात्पर्य कि आपको कक्षा में आके ही पढ़ना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर पे रहिए, टीचर जो यहाँ पे स्टडी करा रहा है। जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से यूजीसी ने या यूजीसी की 2 कमेटियाँ जो गठित हुई थी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि भाई आपको ये करना है, और क्लास में ना जाके बल्कि आपको ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन माध्यमों से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लोगों को शिक्षित करना है या उनके सिलेबस को पूरा करना है जो भी स्टूडेंट्स हैं। अगला है कि इसमें छात्र चाहे जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे जानकारी ले सकता है, क्योंकि सभी चीज़ें आपका इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं। इसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, पावर पॉइंट प्रस्तुति, वीडियो के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, माइक्रोफोन का उपयोग करके आदि जो है, चाहे कक्षा की गतिविधि आधारित सीखने का मूल्यांकन करना, ठीक, विभिन्न प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा यहाँ पे सीखा जाता है। पावर पॉइंट प्रस्तुति जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, यदि हम टाइप करके और स्लाइड के रूप में दिखाएं, जैसे यहाँ पे आपके सामने चल रहा थी, हालांकि हमने पीडीएफ पे आपको दिखा रहे हैं, तो इसको हम पावर पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपका इसमें शामिल किया जाता है। तो वीडियो के माध्यम से बोर्ड, माइक्रोफोन जैसे हमने वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया है, तो इसी तरह से आप ये यूज किया जाता है आईसीटी का। या जो आप बड़ी कोचिंगों में जाएंगे, तो हालांकि ये अभी डिग्री कॉलेजों वगैरह में या जो भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में उतनी ज़्यादा इसका विकास नहीं हो पाया है, उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन जो आपके कोचिंग्स वगैरह हैं वहाँ पे ये पूरा चीज़ें यूज किया जा रहा है। स्मार्ट बोर्ड हो गया, कक्षा की गतिविधि आधारित सीखने से तात्पर्य ये हुआ कि मान लीजिए स्टूडेंट है, उसको बोला गया भाई आप कंप्यूटर को नहीं चलाना जानते हो, कंप्यूटर चला के सीखो। लड़का कंप्यूटर चलाएगा, वो अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी उसको समस्याएं आएंगी, जो वहाँ पे टीचर रहेगा बोलेगा भाई ऐसे नहीं ऐसे करो आप। तो ये सभी चीज़ें आपका इम्पोर्टेंट होता है कि गतिविधि के द्वारा सीखना, ठीक। और सीखने का मूल्यांकन भी लड़का स्वयं भी कर सकता है, जो टीचर है वो भी कर लेता है कि इसके सीखने की क्षमता कितनी है और इसकी सीखने की प्रक्रिया में क्या सुधार आया क्या नहीं, ये सभी इसमें शामिल किया जाता है। इसके गुणों की बात करें तो इसमें समूह गति से सीखना या गतिविधि से सीखना ज़रूरी होता है, या इसका एक गुण होता है क्योंकि सभी एक साथ होते हैं। इसके द्वारा जो प्रोजेक्टर वगैरह होते हैं, इसके द्वारा रुचि भी बढ़ाई जाती है उनकी, और सहभागिता और सीखने की प्रक्रिया में भी वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी उनको इमेज कोई दिखा के उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है, तब उनको ज़्यादा समझ आता है और उनकी रुचि भी बढ़ती है। विषय को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है ये आपका आईसीटी।
क्योंकि किसी भी टॉपिक को यदि विभिन्न तरीक़ों से आपको समझाया जाए, जैसे ICT मान लीजिए प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी टॉपिक को नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें फिगर ढेर सारे आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाते हैं, उसके थ्रू जो है प्रोजेक्टर में आपको दिखाया जाए और फिगर के थ्रू समझा दिया जाए, तो इससे बेहतर आपको समझ में पारंपरिक तरीके से कभी नहीं आएगा जितना आप ICT के थ्रू सीख सकते हैं। कम समय में अधिक पाठ्यक्रम को कवर कर सकते हैं, जो ICT का प्रमुख गुण होता है। ठीक, साथ ही साथ जो इसके अवगुण है उसकी बात कर लें। जहाँ पे कक्षा में अनुशासन की भी उतनी प्रभाव नहीं देखे जाते। हालांकि जो ट्रेडिशन होता है, परंपरागत मेथड, परंपरागत में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में ये भी आता है कि यहाँ पे अनुशासन बहुत ही अच्छा देखा जाता है और यही जो है आपके भविष्य के आपके व्यवहारों को तय करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप यदि बहुत बड़े ज्ञानी हो तो बहुत अच्छा आपका अनुशासन हो, व्यवहार हो। ठीक, तो आपका व्यवहार ही आपकी कुशलता को प्रेरित करता है, जो एक शिक्षक के अंदर होनी सबसे महत्वपूर्ण होती है। ICT और आधुनिक से क्या होता है कि आँखों पे बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट भी पड़ता है। बहुत ज़्यादा यदि वीडियोस आप देख के पढ़ रहे हैं तो आपकी आँखों पे समस्याएं हो सकती हैं, अन्य समस्याएं होती हैं, सर दर्द हो जाता है, बेचैनी सी फील होती रहती है। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे शिक्षकों के साथ कम एकीकरण भी देखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने जो आपको बता दिया, आप इसको देख लिए। ठीक, यदि थोड़ा बहुत कम समस्याएं समझ में आ रही है तो भी आपको यहाँ पे वीडियो और PDF दिया जाएगा, उसके माध्यम से आपको सब क्लियर हो जाता है जो चीज़ें बताई जाएँ। तब आपको हमारी ज़रूरत नहीं महसूस होती और हमारे और आपके बाद जो एकीकरण होता है उसमें भी कमी आ जाती है। क्योंकि जो परंपरागत होता था उसमें क्या है कि गुरुकुल की बात करें तो वहाँ पे शिक्षक और टीचर के मध्य जो बॉन्डिंग होती है, जो एक बंधन होता था, बहुत ही अटूट होता था और वहाँ पे गुरु शिष्य का जो संबंध होता था वो बहुत ही अच्छे लेवल का होता था। और हालांकि वहाँ पे जो ट्रेडिशन था, जो परंपरा थी, वो अलग तरीके की परंपरा थी और आधुनिकता के दौर में या ICT के दौर में ये परंपरा में कमी देखी गई है और हालांकि ज़रूरी भी है, लेकिन छात्रों के साथ और शिक्षकों के बीच जो सहभागिता और एकीकरण है, दोनों में कमी आई है। तो सहभागिता कमी हो जाती है, एकीकरण इसलिए कम हो जाता है क्योंकि दूरी एक तो हो जाती है, जो इंटरनेट के माध्यम से आपको यदि शिक्षाएं प्रोवाइड कराई जा रही है, क्लास और इंटरनेट के माध्यम से दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि क्लास की बात, जो आपका भौतिक क्लास होता है, भौतिक कक्षाएं होती हैं, इसकी बात अलग होती है और जो ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं इसकी बातें अलग होती हैं। ठीक, अगला है कि इसके भी उपकरण की बात कर लें तो यहाँ पे लैपटॉप हो गया, जान ही रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक हो गया, शैक्षिक खेल यानी कि जो भी आपका वीडियो गेम्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू ऑनलाइन क्विज कराए जाते हैं। जैसे आपको अमेज़न वाला हमने अवेलेबल कराया था, पहेली हो गई, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स हो गए, ये सभी आते हैं। CD DVD हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, वाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है। ठीक, जो वाइट बोर्ड में स्मार्ट बोर्ड आते हैं ये सभी इसमें शामिल होते हैं। ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स में भी आपके कई चीज़ें आती हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से आप सीख सकते हैं। ठीक, और हमने आपसे बात ये भी किया था कि हम आपको टीचिंग एड्स यानी सहायक सामग्री का भी यहाँ पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो उसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया गया है टीचिंग एड्स का, और हमने आपको बताया था कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में इसको देखा जाएगा। ठीक, तो इसको आपने 3 पार्ट में पहले ही हमने 2 बार आपको डिस्कस किया था। एक होता है विजुअल, दूसरा ऑडियो और तीसरा विजुअल एंड ऑडियो दोनों। तो आपका एक सेंसिटिव या इंद्रियों या समझ के आधार पे आपका जो वर्गीकरण किया गया है, एक आपका नंबर 1 है विजुअल एड्स, दृश्य सामग्री। इसमें आपका चार्ट हो गया, नक्शे, मॉडल, स्लाइड, फिल्म ट्रिप, ये सभी। प्रोजेक्टर में आपका अलग आ जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टर है उसमें आपका दृश्य सामग्री में ही आ जाता है, आप प्रोजेक्टर को देख पाते हैं। राइट, ये भी आपको ध्यान देना है, दृश्य और श्रव्य दोनों में कौन सा होता है। प्रोजेक्टर आपका दृश्य श्रव्य दोनों नहीं है, क्योंकि इससे केवल प्रेजेंटेशन होता है प्रोजेक्टर से, और इसमें आपका वॉइस नहीं होती है। जबकि जो आपका एविडास्कोप है ये भी आपका एक प्रकार से दृश्य में ही आएगा। बुलेटिन बोर्ड, वास्तविक पदार्थ या श्यामपट्टी, ये सभी आते हैं। राइट,
अगला है कि जो आपका ऑडियो, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगोफोन, ये सब आपके ऑडियो में आते हैं, श्रव्य में, जिसको आपको सुन के सीखते हैं आप। और प्रोजेक्टर को क्या है, या इसको दृश्य में आप देख के सीखते हैं। और अगला है कि जो आपका ऑडियो विजुअल दोनों, दृश्य श्रव्य दोनों, तो उसमें आपका टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, वीडियो कैसेट है, ड्रामा है, वीडियो डिस्क है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। साथ ही साथ प्रोजेक्टर में जब आपका माइक्रोफोन लगा दिया जाता है या फिर आपके स्पीकर लगा दिए जाते हैं, तो आपका ये हो जाता है ऑडियो विजुअल। नेक्स्ट है एनसीईआरटी ने कुछ ये जो आपका सामग्री है इसका डिवाइड किया था, तो ये यहाँ पे देख लीजिए 6 पार्ट किया था। बहुत ज़्यादा ये डिटेल नहीं तो हो जाएगा, 6 भाग किया था, कभी ये पूछा नहीं गया है। ये भी याद रखिएगा कितना एनसीईआरटी ने जो आपके सहायक सामग्रियाँ हैं शिक्षणों की, तो वो आपका 6 पार्ट में किया था। प्रोजेक्टर सामग्री इसी का है कि फोटोग्राफ, मानचित्र, फ्लैश कार्ड, कार्टून, कॉमिक्स प्रोजेक्ट के माध्यम से। डिस्प्ले में आपका जो भी बोर्ड होते हैं, बैक बोर्ड, बुलेटिन या चुंबक। ऑडियो में आपने देखा कि रिकॉर्डिंग या टेलीविज़न या फिर ये सभी। श्रव्य में, टेलीविज़न में श्रव्य और दोनों आ जाएगा। त्रिआयामी इसमें होता है, मॉडल, नमूना, मेकअप, ठीक, इसमें भी आपका दृश्य श्रव्य दोनों होगा। अगला है जो हमने बोला था कि एडगर डेल का अनुभव शंकु मॉडल, इसको के भी बारे में बताएंगे। तो ये 1960 में इन्होंने दिया था, हालांकि इसका विकास इन्होंने 1946 में ही कर लिया था। अब यहाँ से जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है वो आपका ये है कि इसमें शुरू में क्या है, सबसे ऊपर जो इनका शंकु मॉडल था कि आपका शाब्दिक प्रतीक इस पर सबसे ऊपर है, सबसे नीचे आपका है प्रत्यक्ष एवं उद्देश्यपूर्ण अनुभव। ठीक, इसमें इन्होंने 10 फैक्टर्स को शामिल किया था। दृश्य प्रतीक, ऑडियो रिकॉर्डिंग, गतिशील चित्र, प्रदर्शन सामग्री, क्षेत्र भ्रमण, प्रदर्शन, नाटक, काल्पनिक अनुभव, ये सभी इसमें इन्होंने शामिल किया था। और इसमें इन्होंने बताया कि जब नीचे से ऊपर आएंगे तो हमारी अमूर्त प्रकृति में बढ़ोतरी देखी जाएगी। या अमूर्त यानी कि जो आपके मूर्त के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे आपका जैसे जैसे आप आ रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रतीकता है ये सभी में बढ़ोतरी देखी जा रही। मूर्त में आपका जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं उसमें मूर्त प्रकृति में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगला है कि यहाँ पे कुछ टीचिंग एड्स हैं, जैसे श्यामपट्ट के बारे में 1-2 बार प्रश्न आए थे, तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। इसका जो आविष्कार किया था जेम्स विलियम्स ने किया था। और इसका उपयोग किया जाता है क्या कि श्यामपट्ट के लिए परंपरागत में आपने देखा ही था कि रेखा चित्र हो गया, कठिन शब्दों को स्पष्टीकरण करने के लिए, विभिन्न प्रकार के या जो समझाने वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो आपका ये सभी जो ब्लैक बोर्ड होता है उसका यूज इसमें किया जाता है श्यामपट्ट में, राइट। हालांकि जो दृश्य श्रव्य है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो उसको देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कभी प्रश्न आपसे पूछे गए नहीं हैं। और आगे हम इस पे प्रश्नों को कराएंगे, आपको अलग से कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं बहुत बार फैक्चुअल भी पूछे गए हैं, क्योंकि कुछ इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके बाहर थोड़ा सा जो आपके सिलेबस थे उसके थोड़ा सा अलग हट के पूछा गया है। इसको हम आपको दिखाएंगे और वहाँ पे आपको इसका डिस्कशन भी करेंगे। और आगे जैसे इस टॉपिक में मैं क्या किया हूँ कि आपको अलग से कुछ की पॉइंट्स भी दूंगा। की पॉइंट से फ़ायदा ये होगा कि आपका वो हूबहू डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है। ठीक, धन्यवाद। और जो भी जैसा भी वीडियोस आपको लगा करे आप कमेंट में ज़रूर बता दिया करिए कि अच्छा था या फिर जो भी कमी लगे, ठीक, क्योंकि इससे पता लगेगा कि हाँ जो आपके ये लेसन के वीडियोस प्रोवाइड कराए जाना कितने अच्छे और कितने बेहतरीन हैं। थैंक यू।